Hello everybody, my name is योगिता शर्मा एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज के इस वीडियो में हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हमने इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, इस एक्ट के डेफिनेशन क्लॉज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के प्रोविजंस के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस एक्ट के जो आगे के प्रोविजंस हैं वो हमें क्या बताते हैं। जो सेक्शन 2 था वो इसका डेफिनेशन क्लॉज था जो हमने कल डिस्कस कर लिया है। आज हम सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 10 तक डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 3 हमें क्या बताता है ये देख लेते हैं। सेक्शन 3 हमें बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, मतलब कि ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट पर रोक लगाना या ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करना जो महिला का अशिष्ट रूपण करे, मतलब विमेन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करे। मतलब सेक्शन 3 हमें बेसिकली ये बताता है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट पब्लिश करे, कॉज टू पब्लिश करे, अरेंज करे या किसी पब्लिकेशन का पार्ट बनाए या ऐसे किसी एडवर्टीजमेंट का एग्जीबिशन करे तो वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफेंस करेगा। मतलब कि ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट का रोकना जो महिला का अशिष्ट रूपण करे वो सेक्शन 3 हमें बेसिकली बताता है। मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट जो कि महिला का अशिष्ट रूपण करता हो, ना तो वो पब्लिश कर सकता, कॉज टू पब्लिश कर सकता, अरेंज कर सकता, ना ही उसे किसी पब्लिकेशन का पार्ट बना सकता, ना ही उस एडवर्टीजमेंट का एग्जीबिशन कर सकता। सेक्शन 3 बस हमें यही बताता है। अब सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? तो सेक्शन 4 हमें बताता है कि प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एट्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। ये तो था मैंने आपको अभी जो पढ़ के बताया वो वेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब अगर सीधा सीधा हम समझ लें तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट का जो सेक्शन 4 है वो हमें बताता है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इंडिसेंट बुक्स, मतलब इंडिसेंट बुक्स के पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन, इंडिसेंट बुक्स के पब्लिकेशन पे रोक लगाता है सेक्शन 4। क्या बताता है सेक्शन 4 हमें? सेक्शन 4 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन ऐसी किसी भी बुक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, कॉज टू प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर नहीं कर सकता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, सर्कुलेट नहीं कर सकता। मतलब क्या क्या नहीं कर सकता? प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, और क्या नहीं कर सकता? ऐसी किसी भी इंडिसेंट बुक को सेंड नहीं कर सकता बाय पोस्ट। किन बुक्स को? तो क्या सेंड नहीं, किन बुक्स को सेंड नहीं कर सकता? इंडिसेंट बुक्स को। और बाय पोस्ट के द्वारा क्या सेंड नहीं कर सकता? किसी भी ऐसी ड्राइंग को, राइटिंग को, फिल्म को, पैम्पलेट को, पेपर, बुक, स्लाइड को, फोटोग्राफ, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर को। मतलब सेक्शन 4 हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है? सेक्शन 4 हमें बताता है कि कोई भी पर्सन किसी भी ऐसी बुक को प्रोड्यूस नहीं कर, किसी भी ऐसी इंडिसेंट बुक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट नहीं कर सकता, या ऐसी किसी भी इंडिसेंट बुक को बाय पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं कर सकता। किन चीज़ों को सेंड नहीं कर सकता? तो ड्राइंग, राइटिंग, फिल्म, पैम्पलेट, पेपर, बुक, स्लाइड, फोटोग्राफ, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन एंड फिगर, इन चीज़ों को बाय पोस्ट सेंड नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 4 के तहत वो ऑफेंस क्रिएट करेगा। अब सेक्शन 5 से पहले सेक्शन 4 कहाँ अप्लाई नहीं होता ये देख लेते हैं। सेक्शन 4 का जो
मतलब प्रोविज़ो दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी बुक पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ जो कि पब्लिक गुड में है या जो जर्नल कंसर्न का ऑब्जेक्ट है, वहाँ सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होगा। मतलब कोई भी जर्नल कंसर्न का अगर ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसी बुक है जो साइंस से रिलेटेड है, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग है, आर्ट या लर्निंग से रिलेटेड है, वहाँ सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होता। और कहाँ अप्लाई नहीं होता? अगर वो बोनाफाइडली रिलीजियस पर्पस के लिए बुक यूज़ हो रही है तो वहाँ सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होता। और कहाँ अप्लाई नहीं होता? जो एनग्रेव्ड पेंटिंग्स होती हैं वहाँ अप्लाई नहीं होगा। एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 के तहत रजिस्टर्ड जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं वहाँ सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होता। मंदिरों में जो आइडल्स होती हैं, टेम्पल्स में जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ नहीं होता। जो कार होती है, जो ऐसे आइडल्स को ले जाने लाने के लिए यूज़ होती है, उन कार्स पे यूज़ नहीं होता। और कहाँ यूज़ नहीं होता? तो जो फिल्म्स होती हैं और जो कि ऐसे फिल्म्स जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत जो रजिस्टर्ड होती हैं पार्ट 2 में, उन जगह लागू नहीं होता। तो सेक्शन 4 बेसिकली हमें क्या बताता है? सेक्शन 4 हमें बताता है कि ऐसी किसी भी इंडिसेंट बुक्स के पब्लिकेशन पर प्रोहिबिशन, मतलब कि कोई भी पर्सन ऐसी किसी भी इंडिसेंट बुक को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, सेल नहीं कर सकता, हायर लेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता और किन चीज़ों को बाई पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं कर सकता? तो ड्राइंग, पेंटिंग, फिल्म, पैम्पलेट, पेपर, बुक, स्लाइड, फोटोग्राफ, पेंटिंग और रिप्रेजेंटेशन एंड फिगर। और सेक्शन 4 कहाँ अप्लाई नहीं होता? तो सेक्शन 4 जो भी जर्नल कंसर्न के ऑब्जेक्ट होते हैं या जो साइंस से रिलेटेड बुक्स हो गई, लिटरेचर या आर्ट से रिलेटेड बुक हो गई, वहाँ अप्लाई नहीं होता। जो रिलीजियस पर्पस के लिए अगर बोनाफाइडली यूज़ हो रहा है वहाँ अप्लाई नहीं होगा। एनग्रेव पेंटिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा। एंशिएंट मोन्यूमेंट्स पे अप्लाई नहीं होगा। और जो यूज़ होती हैं आइडल्स ले जाने लाने के लिए वहाँ अप्लाई नहीं होता। मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं वहाँ अप्लाई नहीं होता। सिनेमेटोग्राफिक एक्ट के तहत जो फिल्म रजिस्टर्ड होती हैं उनके पार्ट 2 जो है सिनेमेटोग्राफिक 1952 का जो एक्ट है उसका जो पार्ट 2 है उसके तहत जो रजिस्टर्ड फिल्म्स होती हैं उन पे अप्लाई नहीं होता सेक्शन 4। अब सेक्शन 5 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 5 हमें क्या बताता है? तो सेक्शन 5 हमें बताता है पावर टू एंटर एंड सर्च के बारे में। मतलब कि ऐसा कोई भी अगर ऑफेंस हो गया या ऐसा कोई भी मतलब इंडिसेंट बुक्स वगैरह हो गई, अगर वो किसी के पास रखी हुई हैं या किसी के पास केप्ट हैं तो क्या पावर हो सकती है? क्या पावर हो सकती है? यह हमें सेक्शन 5 बताता है। तो सेक्शन 5 हमें बताता है कि क्या पावर होगी। तो जो गेजेटेड ऑफिसर होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड होगा, जो क्या होगा, गेजेटेड ऑफिसर जो होगा, मैं एक सेकेंड, जो गेजेटेड ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड, वो क्या कर सकता है? तो वो एंटर और सर्च कर सकता है, ऐसी किसी भी एडवर्टीजमेंट या बुक को सीज कर सकता है, ऐसे किसी भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, लेकिन किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट के एंटर नहीं कर सकता। और सेक्शन जो 94 है CRPC का, उसके प्रोविजंस ही अप्लाई होंगे। और क्या करेगा? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। मतलब जो
सेक्शन 5 है वो हमें बेसिकली ये बताता है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑथोराइज गेजेटेड ऑफिसर है वो एंटर सर्च कर सकता है, सीज कर सकता है ऐसे किसी भी एडवर्टीजमेंट और बुक को, ऐसे किसी भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर सकता है, किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना वारंट के नहीं जाएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा और सेक्शन 94 CRPC के प्रोविजंस यहाँ अप्लाई होंगे। अब सेक्शन 6 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये हमें पेनल्टी के बारे में बताता है कि कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के अंतर्गत ऑफेंस करता है तो उसे क्या पेनल्टी होगी। अगर कोई भी पर्सन ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग है, तो फर्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई भी उसने ऑफेंस किया तो फर्स्ट टाइम अगर करता है तो उसे 2 साल तक की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना हो सकता है। लेकिन वहीं अगर वो सेकंड टाइम कर देता है तो उसे कम से कम 6 महीने की सज़ा, लेकिन जो 5 साल तक हो सकती है, और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना, लेकिन जो 1 लाख तक का हो सकता है। मतलब कि किसी भी पर्सन ने अगर सेक्शन 3 क्या था कि कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो महिला का अशिष्ट रूपण करे, वहाँ सेक्शन 3 में कवर हो गया। सेक्शन 4 इंडिसेंट बुक्स के पब्लिकेशन, अगर इन दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन में अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस कर दिया और वो पहली बार किया तो 2 साल तक की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना, और दूसरी बार कर दिया तो कम से कम 6 महीने तक की सज़ा और 5 साल तक की सज़ा। लेकिन जो जुर्माना लगेगा वो 10,000 रुपये से कम नहीं होगा और 1 लाख तक जा सकता है। अब सेक्शन 7 में क्या इम्पोर्टेंट है, केवल इसका जो टाइटल है वो इम्पोर्टेंट है कि सेक्शन 7 हमें बताता है कि ऑफेंसेस के द्वारा कंपनीज़ के द्वारा ऑफेंसेस सेक्शन 7 में दिए गए हैं। सेक्शन 8 हमें क्या बताता है कि जो ऑफेंसेस एक्ट में किए गए हैं वो बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे। अब 8(1) हमें बताता है बेलेबल होंगे और 8(2) हमें बताता है कॉग्निजेबल होंगे। और सेक्शन 9 का केवल और केवल टाइटल आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ। जो भी अगर कोई गुड फेथ में किसी ने कोई एक्ट कर दिया तो वहाँ उसे प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 हमें बताता है कि जो रूल्स बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब कल हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया था, वहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताने से रह गई थी कि ये जो एक्ट है ये मोरालिटी और डिसेंसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मतलब हिकलेंस रूल पे। लेकिन अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो एक केस आया था, वहाँ हिकलेन टेस्ट को जो ऑब्सैनिटी से रिलेटेड है उसे रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कम्युनिटी स्टैंडर्ड के टेस्ट को बढ़ावा दिया। मतलब हेकलेन रूल को रिजेक्ट करके कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को वहाँ अप्लाई किया। आज हमने देखा कि सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक क्या क्या प्रोविजंस है। सेक्शन 3 एंड 4 में ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 5 में पावर और एंटरिंग सर्च एंड एंटरिंग की पावर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 6 में पेनल्टीज़ के बारे में। सेक्शन 7 कंपनीज के द्वारा ऑफेंसेस की कौन लायबल होगा, अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लायबल होगा, मैनेजर अगर वहाँ मतलब प्रेजेंट है तो मैनेजर लायबल होगा, और अगर कोई अदर है तो अदर लोग लायबल होंगे, और ये तीनों हैं वहाँ मौजूद तो तीनों लायबल होंगे एक्ट के लिए। और सेक्शन 8 हमें क्या बताता है कि इस एक्ट में किया गया ऑफेंस 8(1) के अकॉर्डिंग बेलेबल होगा और 8(2) के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल होगा। सेक्शन 9 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ। सेक्शन 10 किसके पास पावर है रूल बनाने की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।